नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10 अक्टूबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिधम्म दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ज्यादातर उन देशों में मनाया जाता है जहां अधिकांश आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है। तो यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, यह वह दिन है जब भगवान बुद्ध स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस आए थे। यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, ऐसा माना जाता है कि वह अपनी मां को अभिधम्म पिटक सिखाने के लिए स्वर्ग गए थे। तो यह भी कथन सत्य है, अतः आंसर डी होगा। तो दोस्तों, अभिधम्म दिवस असल में बौद्ध भिक्षुओं और ननों के लिए 3 महीने की वर्षा वापसी यानी वर्षावास या उसे वासा की समाप्ति का प्रतीक कहते हैं, जिनके दौरान वे एक स्थान पर रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो अभिधम्म दिवस ज्यादातर उन देशों में मनाया जाता है जहां अधिकांश आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान बुद्ध स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस आए थे और ऐसी मान्यता है कि वह अपनी मां को अभिधम्म पिटक सिखाने के लिए स्वर्ग गए थे और शिक्षण में 3 महीने लगे, जिसके बाद बुद्ध धरती पर वापस आ गए। उनके अनुयायी भी 3 महीने के समय को एक स्थान पर रहकर प्रार्थना करके चिन्हित करते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के नाम पर देश का इकलौता विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर जिले में है और इस बार अभिधम्म दिवस 2022 इसी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मनाया जाएगा, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना निम्नलिखित 3 बुनियादी सिद्धांतों में से किसके द्वारा निर्देशित होती है? पार्टियों की सहमति, समानता और सहयोग, निष्पक्षता, आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के अलावा बल का प्रयोग न करना, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। तो दोस्तों, इसमें होगा पार्टियों की सहमति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 3 जो बुनियादी सिद्धांत हैं, पहला यही है, दूसरा है निष्पक्षता और तीसरा है आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के अलावा बल का प्रयोग ना करना। यानी इसमें उत्तर होगा 1, 3 और 4। तो यहां पर उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। इससे संबंधित यहां पर देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है, देयर आर 3 बेसिक प्रिंसिपल दैट कंटिन्यू टू सेट यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। तो यहां पर देखिए तीनों दिया गया है, पार्टियों की सहमति, निष्पक्षता, जनादेश के आत्मरक्षा और बचाव को छोड़कर बल का गैर उपयोग। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सैन्य कर्मियों के साथ यह कार्य किया जाता है। नागरिकों और संयुक्त राष्ट्र के अन्य कर्मियों की सुरक्षा करना, विवादित सीमाओं की निगरानी, संघर्ष क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करना, शांति समझौतों को लागू करने में पूर्व लड़ाकों की सहायता करना। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? C+ एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो आमतौर पर एथेरियम से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, यहां पर यह पहला कथन असत्य है, क्योंकि C++ आमतौर पर बिटकॉइन से जुड़ी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम की व्याख्या करने वाला बिटकॉइन श्वेत पत्र काफी हद तक अंग्रेजी में लिखा गया है। तो बिटकॉइन कोर सॉफ्टवेयर जो लेन देन को संभव बनाती है, तो इसमें C++ का उपयोग करता है, न कि यह इथेरियम से जुड़ी हुई है। दोस्तों, C++ का आज उपयोग में आने वाली कई अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए एक प्रमुख प्रभाव है। इसी तरह दूसरा कथन है, सॉलिडिटी मुख्य रूप से ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बिटकॉइन पर उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। तो दोस्तों, यहां पर यह कथन भी असत्य हो जाता है, क्योंकि यह बिटकॉइन पर उपयोग की जाने वाली भाषा नहीं है। सॉलिडिटी मुख्य रूप से ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म एथेरियम पर उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। इसके कुछ डेवलपर्स एथेरियम के सह संस्थापक हैं और भाषा C++
पाइथन और जावा स्क्रिप्ट से प्रभावित हैं, इसीलिए इसे कर्ली ब्रैकेट लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है। इसमें फ्लावर ब्रैकेट स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है और हाल के दिनों में इथेरियम के एक प्रूफ ऑफ स्टैक मॉडल में संक्रमण के साथ सॉलिडिटी में प्रोग्रामिंग कौशल और उच्च मांग होने की उम्मीद है। तो इथेरियम इकोसिस्टम के हिस्से कई अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे कि पाइथन, रूबी, रस्ट, जावा और बहुत कुछ का यह समर्थन करते हैं। तीसरा कथन है, रस्ट आमतौर पर सोलाना ब्लॉकचेन से जुड़ी होती है। यह कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, रस्ट को 2021 में ट्विटर के फाउंडर जैक डोर्सी ने परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा था। तो दोस्तों, क्रिप्टो दुनिया में रस्ट आमतौर पर सोलाना ब्लॉकचेन से जुड़ा होता है, जो अपनी उच्च गति और अपेक्षाकृत कम लेन देन शुल्क के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, यहां पर उत्तर क्या होगा? बी, यानी केवल 3, पहला और दूसरा असत्य है कथन। तो इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, इसे जरूर देखेंगे। यहां पर देख सकते हैं सॉलिडिटी, रस्क एंड हैस्केल के बारे में दिया गया है। C++ इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि मैंने बताया ही आपको। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। फ्रांस और इंग्लैंड के संघर्ष के बीच अलेक्जेंड्रिया का समर्पण एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव पड़ा? फॉकलैंड आइलैंड पर, मध्य पूर्व पर, उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन, या पश्चिमी अफ्रीका? तो दोस्तों, इसमें मिडिल ईस्ट होगा, यानी मध्य पूर्व होगा। तो दोस्तों, इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है रोसेटा स्टोन। तो यहां पर इसका जिक्र किया गया है, यहां पर देख सकते हैं। आफ्टर नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, द स्टोन पास्ड ऑन देम अंडर द ट्रीटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया 1801 में। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में यह महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, यह रोसेटा स्टोन है क्या? तो दोस्तों, आजकल यह चर्चा में इसलिए है कि दुनिया के अजूबों में शामिल पिरामिड और मम्मी का राज बताने वाला है यह रोसेटा स्टोन, जिसे मिस्र ने वापस मांगा है। यानी लगभग 2200 साल पुराने रोसेटा स्टोन को 222 साल पहले अंग्रेज इंग्लैंड ले गए थे और ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित रोसेटा स्टोन दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला यह आर्टिफैक्ट है। तो लगभग यह 760 किलोग्राम वजन वाले रोसेटा स्टोन की वजह से ही आज दुनिया मिस्र की हियरोग्लिफिक भाषा को समझ पाई है। इस पर 3 अलग अलग भाषाओं में एक ही संदेश लिखा है, जिसमें एक हियरोग्लिफिक भाषा भी है और यह भाषा प्राचीन मिस्र के पुजारियों के द्वारा इस्तेमाल होती थी और इसमें उनके अधिकतर धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे। तो दोस्तों, रोसेटा स्टोन मिलने की वजह से 1400 साल पहले लुप्त हो चुकी हियरोग्लिफिक भाषा का अनुवाद संभव हो पाया और इस पत्थर को नेपोलियन की सेना ने सबसे पहले 1799 में मिस्र के अल राशिद शहर में खोजा था और इसे अंग्रेज रोसेटा टाउन कहते थे, जिसके नाम से आज इस पत्थर को जाना जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 2022 में आए हुए प्रश्न की ओर। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लीवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र है, या उत्तरी अफ्रीका के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र है, या फारस की खाड़ी और अफ्रीका के श्रृंग यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र, या भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र? तो दोस्तों, इसमें उत्तर होगा पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। तो यहां पर आप मानचित्र में देख सकते हैं, इस क्षेत्र को लेवेंट कहा जाता है। दोस्तों, इसे अरब अलसाम भी कहते थे। तो यह पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र को नामित करने के लिए लेवेंट शब्द का प्रयोग किया जाता था और आधुनिक तुर्की तथा लाल सागर के बीच पारंपरिक रूप से स्थित है यह। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये रेड सी दिखा रहा है, इधर टर्की भी है, तो यह लेवेंट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, लेवेंट क्षेत्र में आज कई राज्यों के कुछ हिस्सों को शामिल किया जाता है, जैसे टर्की हो गया, मिस्र हो गया, सीरिया हो गया, इजराइल हो गया, लेबनान है, जॉर्डन है और दोस्तों, इसे विश्व सभ्यता का पालना भी
कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग बाजार, इसे नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित नियम। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित एक टास्क फोर्स ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने के लिए अपनी सिफारिशों की अंतिम रिपोर्ट दे दी है। तो इसमें जैसे कि बात की जा रही है कि मंत्रालय द्वारा जो गठित टास्क फोर्स है, इसमें नीति आयोग के सीईओ, आईटी, गृह, वित्त, सूचना प्रसारण और उपभोक्ता मामलों सहित मंत्रालयों के सचिव भी इसमें शामिल होंगे। और दोस्तों, इस क्षेत्र में एक केंद्रीय नियामक का निर्माण करने की बात की गई है और केंद्रीय स्तर का कानून की इसके लिए आवश्यकता है। दोस्तों, नियम निकाय का गठन के लिए इसे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के एक नियामक निकाय बनाने की सिफारिश की गई है। तो इसमें विवाद समाधान तंत्र आवश्यक है। तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत निर्धारित एक त्रिस्तरीय विवाद समाधान तंत्र, जिसमें क्या होना चाहिए, गेमिंग प्लेटफॉर्म स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रणाली हो, उद्योग का स्वनियामक निकाय हो और सरकार के नेतृत्व में एक निरीक्षण समिति आवश्यक है। तो यह त्रिस्तरीय मंच स्थापित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, मंत्रालय टास्क फोर्स ने यह भी सुझाव दिया है कि MEITY ई स्पोर्ट्स श्रेणी को छोड़कर ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर सकता है, जिस पर खेल विभाग नेतृत्व कर सकता है। दोस्तों, भारत में ऑनलाइन गेमिंग की स्थिति अगर देखा जाए तो 13 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता 200 से अधिक प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हैं। जैसा रमी आप लोग देखते होंगे, तो रमी में आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग वह गेम खेल रहे हैं और इसका देख सकते हैं कि भारत के सेलिब्रिटीज के द्वारा इसका विज्ञापन भी किया जाता है। तो भारत में मुख्य रूप से खेलों को अलग करने के लिए दो व्यापक श्रेणियों में रखता है। यानी दो श्रेणियां क्या हैं, खेल या तो गेम ऑफ चांस या गेम ऑफ स्किल, यानी कौशल के खेल और मौके का खेल, जिसे गेम ऑफ चांस कहते हैं, के बीच कानून में अंतर के आधार पर जुआ खेलने का भी विनियमन किया जाता है। दोस्तों, भारत में ऑनलाइन गेमिंग बाजार कितना बड़ा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2022 में भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग का राजस्व $1.5 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है और 2025 तक यह $5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि यह राजस्व में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे में इस पे नियम कानून बनाने की आवश्यकता है। अब दोस्तों, आप लोगों के लिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग दें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। और दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।